आते हैं पहले तो आज हम सबसे पहले कार्यपालिका की बात करनी है ना, कार्यपालिका की हमें बात करनी है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? तो अब हम कार्यपालिका पढ़ेंगे। चलिए कार्यपालिका को आप दो भागों में बांट कर देख सकते हैं। कार्यपालिका को आप दो भागों में बांट कर देख सकते हैं। एक को हम संघ की कार्यपालिका कहते हैं, संघ की कार्यपालिका कहते हैं, और एक को हम राज्य की कार्यपालिका कहते हैं, राज्य की कार्यपालिका कहते हैं। अगर हम संघ की कार्यपालिका की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला जो व्यक्ति आता है वो राष्ट्रपति होता है, वो राष्ट्रपति होगा। फिर इसके बाद देखिए एक व्यक्ति है जो कि अपने पद के लिए कभी काम नहीं करता, उन्हें हम बड़े प्यार से उपराष्ट्रपति कहते हैं। उसके बाद तीसरा होता है जो राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए बनाया गया है, यानी संघ का मंत्री परिषद, संघ का मंत्री परिषद, ये राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए बनाया गया है। इसके बाद भारत सरकार को विधिक मामले में सलाह और सहायता देने के लिए एक महान्यायवादी बनाया गया है, महान्यायवादी बनाया गया है। इसके बाद देखिएगा स्टार बना के लिखिएगा, एक हो जाएगा नियंत्रक, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक हो जाता है, महालेखा परीक्षक हो जाता है, जिसे इसे हम तो एजी बोल देंगे लेकिन इसे हम सीएजी बोलेंगे, कहेगा। ठीक, तो ये हो गया संघ की कार्यपालिका। अगर सेम इसी तरह हम राज्य की कार्यपालिका की बात करें तो यहाँ पर हम अध्ययन जो करने वाले हैं वो राज्यपाल के बारे में करेंगे, और यहाँ पर जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो हम राज्य के मंत्री परिषद के बारे में करेंगे, राज्य के मंत्री परिषद के बारे में करेंगे। और यहाँ पे जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो हो जाएगा महाधिवक्ता, और इसे भी प्यार से आप एजी, एडवोकेट जनरल ही बोलेंगे, एजी बोलेंगे। ठीक है, अगर हम इनके आर्टिकल्स की बात करें तो इनका आर्टिकल जो होगा वो 52 हो जाता है, इनका आर्टिकल जो होता है वो 63 हो जाता है, इनका आर्टिकल जो होता है वो 74 हो जाता है, इनका आर्टिकल जो होता है वो 76 हो जाता है, और इसका आर्टिकल 148 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो राज्यपाल का आर्टिकल 153 हो जाएगा, इनका आर्टिकल 163 हो जाता है, और इनका आर्टिकल 165 हो जाएगा। तो इन टॉपिक्स पे हमें बात अब करनी है। क्लियर है भाई? हाँ, पहला ही पेज है, बिल्कुल अभी अभी मैंने लिखा है इतनी बातें। चलिए अब आते हैं टॉपिक पे अपने, संघ की कार्यपालिका पे, है ना। अब कहाँ पहुंचेंगे भाई? तो अब हम पहुंचेंगे संघ की कार्यपालिका। आइए भैया, तो पहला भाग हो गया संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका में हम किसकी बात करने वाले हैं? तो संघ की कार्यपालिका में हम राष्ट्रपति महोदय की बात करने वाले हैं, राष्ट्रपति महोदय की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो संघ की कार्यपालिका में हम किसकी बात करेंगे? तो हम राष्ट्रपति की बात करेंगे। आइए भाई, अगर हम राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो सबसे पहले इनके बारे में कुछ फैक्ट जान लीजिए। तो कहिएगा यह भारत का प्रथम नागरिक, प्रथम नागरिक व राष्ट्र का नाम मात्र का राष्ट्राध्यक्ष है, नाम मात्र का राष्ट्राध्यक्ष है। तो ये हो गया कि यह भारत का पहला नागरिक और राष्ट्र का नाम मात्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति। ये बात भी आप पहले से जानते होंगे। यह संघात्मक शासन व गणतंत्र के विशेषता का परिचय देता है, यह गणतंत्र के विशेषता का परिचय देता है। क्लियर है? अब यहां पे नोट बना के एक बात लिख सकते हैं, भारत का वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो भारत का वास्तविक अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। देखिए भाई, कुछ बच्चे कहते रहते हैं कि गुरुजी कोई अनुच्छेदों को याद रखने की ट्रिक है। तो देखिए मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है। जैसे आपके पास शॉर्टकट होगा तो इसलिए आपने पूछा होगा कि शायद मैं दूसरा शॉर्टकट जानता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स के पास शॉर्टकट होते हैं लेकिन टीचर के पास शायद शॉर्टकट नहीं होता, और विशेष तौर पर मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप 5-5, 10-10 अनुच्छेद डेली लिखें तो आपका याद हो जाएगा। जैसे मैं लास्ट में बोलता हूं वैसे गुनगुनाएं तो भी याद रहेगा। क्लियर है? अब आते हैं मुद्दे पर और हेडिंग बनाते हैं अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यहाँ पे ये जो होगा शब्द है ना, ये बड़ा कठिन शब्द है भाई, इसे हल्के में नहीं ले सकते आप। देखिए भैया कैसे हल्के में नहीं लेंगे? तो कहिएगा राष्ट्रपति का पद एक निश्चित पद है, जिसे कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता, जिसे कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता, तो राष्ट्रपति का पद एक निश्चित पद है जिसे किसी भी दशा में समाप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए यहां पर शैल बी का प्रयोग किया गया है ना। इसीलिए यहां शैल बी किसके लिए आता है? निश्चितता के लिए आता है। देखिए भाई, अगर आप रूस का एग्जांपल उठाएं, व्लादिमीर पुतिन का, तो पहले रूस के राष्ट्रपति बने, फिर 2 बार के बाद नहीं बन सकते थे, तो उन्होंने राष्ट्रपति का पद खत्म करके प्रधानमंत्री बने। इस तरह की चीजें की थी उन्होंने, है ना। लेकिन अभी का हालत यह है कि भाई भारत में तो ये नहीं कर सकते कि जब नाम मात्र का राष्ट्रपति है तो हम पद से हटा दें, क्या मतलब ये राष्ट्रपति का, केवल अकेला प्रधानमंत्री रहे, तो ऐसा वो कर नहीं सकते। क्लियर है? तो अनुच्छेद 52 का बड़ा महत्व है, और अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद की बात करी गई है। हेडिंग बनाएंगे अनुच्छेद 53।
अनुच्छेद 53 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 53 में क्या है भाई? राष्ट्रपति की शक्ति है, राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक, राष्ट्रपति की शक्ति है, जिसमें कहा गया संघ के कार्यपालिका के, संघ के कार्यपालिका के, कार्यपालिका के समस्त शक्ति, समस्त शक्तियां, समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में, राष्ट्रपति में निहित होगा, राष्ट्रपति में निहित होगा, तथा यह तीनों सेनाओं का, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा, सर्वोच्च सेनापति होगा, ठीक है भाई। अब यहां पे देखेंगे तो यहां पे ये शक्ति की बात बताई गई है कि संघ के कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है भाई? राष्ट्रपति में निहित है। और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, थल जल थल वायु सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होगा? तो भारत का राष्ट्रपति होगा। अब सेनापति का क्या काम होता है? तो जैसे मान लीजिए भारत को किसी देश पर आक्रमण करना है या भारत को अपने डिफेंस में युद्ध लड़ना है किसी देश से, तो भारत का जो किसके आदेश पर यह युद्ध होगा? तो यह भारत के राष्ट्रपति के आदेश पर यह युद्ध लड़ा जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के आदेश पर यह युद्ध लड़ा जाएगा। क्लियर है भाई? ये बात समझ में आ गई? तो ये हो गया संघ के कार्यपालिका की शक्ति। अब हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता, है ना। अनुच्छेद 58 में हम क्या पढ़ेंगे भाई? तो अनुच्छेद 58 में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की योग्यता, कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है। तो ये पहला होगा भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, ठीक। पीएम का रोल क्या होगा वो बताएंगे, चिंता ना करें। मोकरम जी, मोकरम ये नाम मुझे दोबारा सुनाई दे रहा है, किसी और बैच में थे क्या पहले से भैया? भारत का नागरिक हो। अब देखो यहां पर जो भारत का नागरिक हो शब्द लिखा है, देखने में छोटा सा लग रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए चाहे किसी भी आधार पर, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर या अर्जन क्षेत्र के आधार पर, कैसे भी वह भारत का नागरिक होना चाहिए। देखिए अगर यहीं पर अमेरिका का संविधान आप पढ़ते तो वो कहता भारत का जन्म नागरिक हो, या अमेरिका का संविधान पढ़ते तो वहां पे वो कहता कि भारत का जन्म नागरिक हो, है ना। लेकिन यहां पर ऐसी बात नहीं है, किसी भी आधार पर भारत के नागरिक होनी चाहिए। दूसरा, न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। देखिए यहां पे हमने ना अधिकतम आयु की बात नहीं करी है, यहां पे हमने इनके न्यूनतम उम्र की बात करी है कि न्यूनतम आयु राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? तो 35 साल, ठीक। तीसरा, लोकसभा में, लोकसभा में, लोकसभा में सदस्य बनने की, सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा में सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा में सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। देखो भैया यहां पे जो ये लोकसभा की बात करी गई है, लोकसभा में सदस्य हो जरूरी नहीं है, क्या रख रहा है? केवल लोकसभा में सदस्य बनने की योग्यता रख रहा है, इतना ही पर्याप्त है, इतना ही पर्याप्त है। क्लियर है? आगे देखिएगा चौथा, लाभ के पद पर नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं हो। बड़ा कठिन काम आ गया। अब यहां पर हमें बात करनी कि लाभ का पद है क्या, ठीक, कि लाभ का पद है क्या। तो पहली बात देखिए, लाभ के पद को, लाभ के पद को संविधान में, संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, परिभाषित नहीं किया गया। तो लाभ के पद को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। आगे देखिएगा, लाभ के पद की व्याख्या, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। लाभ के पद की व्याख्या, पद की व्याख्या, अच्छा कोई भी संवैधानिक शब्द उसकी व्याख्या कौन करेगा? यानी संविधान का व्याख्याता कौन है? तो आप कहेंगे संविधान का अंतिम व्याख्याता सुप्रीम कोर्ट होता है। तो लाभ के पद की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है, द्वारा किया गया। तो लाभ के पद की व्याख्या जो है किसके द्वारा की गई? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया। जब व्याख्या किया गया तो क्या कहा गया? ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो संघ या राज्य सरकार के अधीन, संघ या राज्य सरकार के अधीन कार्य करता हो, कार्य करता हो, उसके बदले में, उसके बदले में वेतन, भत्ता या कमीशन, या कमीशन प्राप्त करता हो, प्राप्त करता हो, ठीक। तो लाभ के पद की व्याख्या क्या दी उन्होंने भाई? कहा कि यदि कोई व्यक्ति संघ या राज्य सरकार के अधीन कार्य कर रहा है और उसके बदले में वेतन, भत्ता या कमीशन पा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? लाभ का पद कहेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात देखिएगा भाई, लाभ के पद पर, लाभ के पद पर निर्णय लेने का अधिकार, लाभ के पद पर निर्णय लेने का अधिकार, निर्णय लेने का अधिकार संसद के पास होगा, संसद के पास होगा।
कि कौन सा पद लाभ का है और कौन सा पद लाभ का नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे उदाहरण, कहेंगे संसद व विधानमंडल के सदस्य, संसद व विधानमंडल के सदस्य, सरकारी पत्रकार, सरकारी पत्रकार व वकील, वकील, अर्ध सरकारी, अर्ध सरकारी विद्यालय के अध्यापक आदि का पद, आदि का पद लाभ का पद नहीं है, लाभ का पद नहीं है। यह निर्णय किसने किया कि ये पद लाभ के पद नहीं होंगे, ठीक है ना। यह निर्णय किसने किया कि ये पद लाभ के पद नहीं होंगे, तो यह निर्णय लिया किसने भाई, संसद ने। और ये देखिए भाई, इसे हल्के में ना लीजिएगा कि ये सर ने पॉइंट जो लाभ के पद के लिए लिखा है ये हमारी परीक्षा में आएगा नहीं, क्योंकि यहां से सवाल परीक्षा में बन रहे हैं आजकल, ठीक है ना। तो जो आपने रटी रटाई लाइन पढ़ी है ना, वो निश्चित तौर पर आपको परीक्षा में आजकल पूछ नहीं रहा है, बड़ी परीक्षाओं में वो ऐसा पूछ रहा है जो अंदर की बात हो। जैसे आपने कहा लाभ के पद पर नहीं हो, वो पूछ रहा है लाभ का पद क्या है। अंजलि पटेल जी क्या पूछ रहे हैं भाई, भीड़ या स्त्री समझाए, भीड़ या स्त्री समझाए, ये क्या मतलब है, मैं समझ नहीं पा रहा। वगैरह इतनी बातें, चलिए 58। अब हेडिंग बनाएंगे हम अनुच्छेद 54 की। इसी के लिए बड़ी मार कर रहे थे बच्चे, देखिए मेरा पढ़ाने का जो तरीका है ना थोड़ा सा उल्टा सीधा है, दूसरे मास्टर से थोड़ा सा भिन्न होगा। आप कोई नोट्स लेके बैठे होंगे, अच्छा छाप लीजिए भाई, अरे आप कोई नोट्स लेके भी बैठे होंगे तो भी आपको पता चल रहा होगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा दूसरे से डिफरेंट है। तो स्कूल का टीचर लाभ का पद नहीं है, स्कूल का टीचर लाभ का पद है। अर्ध सरकारी विद्यालय हो, एडेड विद्यालय, तो एडेड विद्यालय का जो टीचर होता है जिसको मैनेजमेंट और सरकार मिलकर चलाती है, उन टीचर्स को हम लाभ का पद नहीं मानते हैं, ठीक है भाई। भाई लाभ के पद का मतलब कोई भी सरकारी नौकरी आप कर रहे हैं लाभ का पद है, केवल विधायक, सांसद, राज्यपाल, मंत्री, सरकारी वकील, पत्रकार, ये लोग लाभ के पद पर नहीं आते हैं, ठीक है भाई। अनुमोदक क्या होता है, प्रस्तावक क्या होता है, वो आएगा तो बताऊंगा। नहीं, वेतन मिलता है, फिर भी संसद ने निर्णय लिया कि भाई पढ़े लिखे लोग अगर सब सरकारी नौकरी करेंगे तो राजनीति कौन करेगा, इसीलिए उन्हें भी शामिल किया गया या मौका दिया गया। सर जो लिखे हैं उसे फिर से समझाएं। क्यों बेटा, ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने कि जो लिखे हैं उसे फिर से समझाना पड़ेगा। क्या आप एक बार वीडियो फिर से नहीं देख सकती हैं? मान लीजिए आप बाय द वे लेट क्लास में जुड़ी होंगी, तो आप क्या फिर से नहीं पढ़ सकती हैं इसे? चलो भैया, तब लोग इतना व्यक्तिगत कैसे सोच सकते हो आप लोग यार। अगर आपको पता है कि 10:30 पे क्लास शुरू होती है तो टीचर लेट हो जाए, लेकिन आपको लेट नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए भाई, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 में आएगा आपका राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज, है ना भाई। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या होता है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का मतलब होता है कि राष्ट्रपति को वोट कौन कौन देता है जब चुनाव लड़ा जाता है, राष्ट्रपति को वोट कौन कौन देता है जब चुनाव लड़ा जाता है, ठीक है भाई। चलिए यहां पे यदि हम बात करें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की, तो सबसे पहले देखिए संसद के, सॉरी ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखें, लोकसभा, लोकसभा व राज्यसभा के, लोकसभा व राज्यसभा के, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। विधानसभा के, विधानसभा के, सभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। यहां पर देखिएगा दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के, दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। वर्षा राय जी कह रही पहले 58 लिखा दिया, आप 54 क्यों पढ़ा रहे हैं? तो वर्षा बेटा पहले आप एईडीओ बन गई थी या पहले योग्यता सिद्ध करना पड़ेगा? मैं पहले भी बताया मैं टॉपिक वाइज पढ़ाता हूं, तो मैं वर्षा जी से ये जानना चाहता हूं कि क्या वो एईडीओ होने के बाद तैयारी कर रही हैं या एईडीओ के लिए अभी योग्यता सिद्ध करेंगी तब बनेंगी? चलो भैया, ठीक है भैया। अब देखिए अभी तक जम्मू कश्मीर को नहीं लाया गया है क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है, और जब से जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव हुआ है राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो अभी तक दिल्ली और पुदुचेरी, इसके बारे में अगर हम बात करें तो दिल्ली और पुदुचेरी के बारे में तो कहिएगा 17वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा, 92 के द्वारा दिल्ली, दिल्ली व पुदुचेरी, दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा को, विधानसभा को, विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में, निर्वाचन में भाग लेने का, भाग लेने का अधिकार दिया गया, भाग लेने का अधिकार दिया गया, ठीक। तो दिल्ली और पुदुचेरी दो ऐसे संशासित राज्य हैं, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, वहां पे अपनी इनका विधानसभा है, ठीक है भाई। आगे आते हैं। अब यहां पे देखिए कह रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। यहां पे निर्वाचित सदस्य, यहां पे निर्वाचित सदस्य और यहां पे निर्वाचित सदस्य, एकदम कॉमन लाइन है। यानी आप कह सकते हैं कि राज्यसभा के, राज्यसभा के
12 मनोनीत सदस्य, 12 मनोनीत सदस्य, वह विधान परिषद के सदस्य, वह विधान परिषद के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है भाई, तो ये लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं करते हैं। अच्छा भाई, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की शर्त क्या है, राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने की शर्त क्या है, उस पर अब हमें बात करनी है। चलिए आगे, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की शर्त क्या है उस पर बात करें। चलिए, तो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की यदि हम शर्त पे बात करते हैं तो यहां पे कहेंगे राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने के, राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए 50 अनुमोदक, 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक की, और 50 प्रस्तावक की आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। ठीक है भाई, 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक की आवश्यकता पड़ती है। 1997 से पहले 20-20 अनुमोदक और प्रस्तावक की आवश्यकता पड़ता है, अनुमोदक और प्रस्तावक की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है भाई, तो 1997 के बाद ये संख्या बढ़ा के कितनी कर दी गई, 50-50 कर दी गई। अब कोई बालक कह रहा था गुरुजी अनुमोदक क्या होता है और प्रस्तावक क्या होता है, तो अनुमोदक का मतलब होता है कि ये राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव लड़ रहे हैं इनका साथ हम दे रहे हैं, इनके साथ हम हैं, यानी कि आप संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, ये क्या हो गए, अनुमोदक हो गए जिन्होंने अपनी सहमति दी। प्रस्तावक का मतलब क्या होता है, तो प्रस्तावक का मतलब होता है गारंटर, जो 50 लोग ये गारंटी लेते हैं कि ये व्यक्ति जो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ये इन पर कोई भी क्रिमिनल मामला नहीं है, इन पर कोई भी आपराधिक मामला नहीं है। ठीक है, अनुमोदक का मतलब समर्थक हो गया, प्रस्तावक का मतलब गारंटर हो गया, काम खत्म। समर्थक का मतलब सपोर्टर हो गया। क्लियर है भाई, आगे देखिए, 1997 से पहले यह संख्या कितनी थी, 20-20 थी। एक बात और देखिए, चुनाव के लिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को 15,000 रुपए की जमानत राशि आरबीआई के नाम जमा करना होता है, नाम जमा करना होता है। यदि उम्मीदवार कुल पड़े वैध मतों का 1/6 मत से कम प्राप्त करता है, तो उसकी जमानत राशि जब्त कर लिया जाएगा, यानी कोई व्यक्ति है जो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ेगा तो उसे 15,000 रुपए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमानत के तौर पे जमा करना पड़ेगा। अब जितना वोट पड़ा होगा उसके कुल 1/6 मत से कम पाता है तो उसकी जमानत राशि क्या हो जाएगी भाई, जब्त कर ली जाएगी, है ना। आपने सुना होगा कि मेरे सामने कोई चुनाव लड़ेगा तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी, तो जमानत राशि जब्त कर लिया जाएगा। यह राशि 1997 से पहले 2500 रुपए थी, यह राशि 1997 से पहले 25 रुपए थी। क्लियर है भाई, देखिए इतना मुझे आपको पढ़ाने का मतलब यह है कि अगर आपका सवाल कूटिंग का आता है, जैसा कि बीपीएससी पूछ लेता है, तो वहां से उसके कूटिंग में ऐसे सवाल डाल दिए जाते हैं। नहीं सभी होंगे, निर्वाचित सदस्य तो सभी है ना। हो गया भाई, इतनी बात समझ आगे देखिएगा। अब हेडिंग बनाइएगा यहीं पर अनुच्छेद 55 की बात करेंगे, और इसको ना भाई देख लीजिए, सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा प्लीज, ध्यान से पढ़िएगा प्लीज, ठीक ना। ये नहीं कि सर दोबारा से बताइए, क्योंकि जब मैं एक बार बता दूंगा ना तो दोबारा बताऊंगा तो आपके पास इतना समय नहीं है, और दोबारा बताने में जितना मैं बताकर मेहनत करूंगा उतना मेहनत फिर करना पड़ जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग या तो इसका वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, अनुच्छेद 55 का, या तो ध्यान से अभी समझ लीजिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए जितना इंपॉर्टेंट नहीं है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आपको पता होना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे लड़ा जाता है और भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की काउंटिंग कैसे की जाती है। तो ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। तो बस अनुच्छेद 55 को ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि पूरे संविधान का सबसे टिपिकल पार्ट है अनुच्छेद 55। अब देखिए राष्ट्रपति जब वोट पड़ रहा है राष्ट्रपति को, तो एक प्रदीप कुमार जी हैं जो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है कि मनोनीत होता है ना। तो जब भैया किसी को वोट दिया जाएगा तो वो निर्वाचित होता है ना। देखिए आप लोग जब ऐसा सवाल पूछेंगे कि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है कि मनोनीत होता है, तो मेरे भाई एक बात समझ लीजिए ना कि यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बीपीएससी मेंस दे रहे हैं, बीपीएससी इंटरव्यू से बाहर हुए हैं, मेरिट से बाहर हुए हैं। वो बच्चे हंसते होंगे कि मेरा कंपटीशन एडीओ में कैसे लोगों से है।
तो थोड़ी सी मेहनत आपको भी करना पड़ता है जब आप बड़े पदों के लिए तैयारी करते हैं। यानी बेसिक तो आपका क्लियर होना चाहिए भाई। अब आपको तो इतने से ही समझ जाना चाहिए कि इतना जब राष्ट्रपति को वोटिंग दी जा रही है, वोट दिया जा रहा है, तो वो निर्वाचित होगा, उसमें पूछने की जरूरत ही नहीं है। चलो भैया, अनुच्छेद 55 इसमें हम कहेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की बात करेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति या प्रक्रिया है ना। अगर कोई आपसे पूछे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया या रीति को कहां से लिया गया, तो कहिएगा इसे आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है। अब देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है, तो यहां पे हम कहेंगे हस्ताक्षरी, हस्ताक्षरी, एकल मत, अनुपातिक, प्रतिनिधित्व, संक्रमणीय, प्रणाली द्वारा। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाता है अनुपात संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किया जाता है। अब देखिए भाई, हस्ताक्षरी, आप में से कितने लोगों ने वोट दिया भाई? जितने लोगों ने वोट दिया होगा वो सभी लोग मतदान सेंटर पर जैसे ही गए होंगे, अपने वोटर लिस्ट के में जहां उनका नाम रहा होगा, जैसे बहुत सारे लोग अंग्रेजी वाले हैं। अच्छा बेटा, जैसे आप मुझे कह रहे हो गुरुजी कुछ अंग्रेजी लिख दिया करो, है ना, तो क्या आप लोग थोड़ा भी हिंदी नहीं जानते? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति या प्रक्रिया, तो प्रोसेस ऑफ इलेक्टेड टू प्रेसिडेंट, ठीक है ना। क्या प्रोसेस है राष्ट्रपति को वोट देने की या राष्ट्रपति बनने की? ये बात आपको नहीं आ रही, समझ आ रही? हस्ताक्षरी का मतलब है सिग्नेचर करेंगे आप, एकल का मतलब है आप सिंगल मतदान करेंगे, अनुपातिक का मतलब होता है रेशियो में रहेगा, प्रतिनिधित्व का मतलब है लीडरशिप होगी। ठीक है भाई। और भाई मेरे ना, आप जो कह रहे हैं कि गुरुजी का हिंदी मीडियम है, हिंदी मीडियम है, कुछ भी पढ़ाने के लिए मैं चाहता तो पीपीटी लाता, हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिख के आपको पढ़ा के रख के चला जाता। आज के टाइम पर यदि कोई व्यक्ति हवन करेगा तो हाथ उसी का जलेगा, यानी जो व्यक्ति भला करेगा बुरा भी वही बनेगा। और आप लोग जिस तरह से टाइम पास करते हो ना, सच बता रहा हूं कि बाद में तुम लोग यही बोलोगे कि सिलेबस पूरा नहीं हुआ इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और अगर इंग्लिश में एक बार मैं हिंदी बताऊं, फिर एक बार इंग्लिश लिखूं, 2 बार लिखूंगा, तो मैं कितना सिलेबस तुम्हारा पूरा कर पाऊंगा यार? खुद थोड़ी भी मेहनत नहीं करना चाहते। चलो भैया, हस्ताक्षरी यानी कि आप जब मतदान करने गए होंगे तो सिग्नेचर करे होंगे, है ना भैया। एकल मत यानी आप केवल अपना वोट देके आए होंगे, अपने घर भर का वोट नहीं दिया होगा, या आपने अपने किसी क्षेत्र के सभी विधायकों को वोट नहीं दिया होगा, एक ही व्यक्ति को एक ही मत देकर के आते हैं, ठीक है। अनुपातिक का मतलब रेशियो, यानी इनके चुनाव में वोटों की वैल्यू निकाली जाती है, वो रेशियो में चलता है। प्रतिनिधित्व का मतलब होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि इसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, ठीक है भैया। संक्रमण प्रणाली क्या होता है, तो वो बाद में मैं संक्रमण फैलाऊंगा तो दिखाऊंगा कि कैसे संक्रमण फैलता है। सबसे पहले हम एक हेडिंग बनाएंगे, विधानसभा सदस्यों के वोटों का वैध मत। विधानसभा के सदस्यों का वैध मत, यानी इनके वोटों की कीमत निकाली जाती है जनता के अनुपात में, यानी उस राज्य के मतदाता के अनुपात में एक विधानसभा सदस्य के वोट की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको निकाली जाती है, ठीक है। यहां पे देखिएगा राज्य की कुल जनसंख्या, देखिए यहां पे राज्य की जो कुल जनसंख्या होगी ना, जो मतदाता सूची में होगी, राज्य की कुल जनसंख्या बटे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य बटे विधानसभा में जमानत के तौर पे जमा करना पड़ेगा। अब जितना वोट पड़ा होगा उसके कुल 1/6 मत से कम पाता है तो उसकी जमानत राशि क्या हो जाएगी भाई? जब्त कर ली जाएगी, है ना। आपने सुना होगा कि मेरे सामने कोई चुनाव लड़ेगा तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी, तो जमानत राशि जब्त कर लिया जाएगा। यह राशि 1997 से पहले 2500 रुपए थी। यह राशि 1997 से पहले 25 रुपए थी। क्लियर है भाई? देखिए इतना मुझे आपको पढ़ाने का मतलब यह है कि अगर आपका सवाल कूटिंग का आता है, जैसा कि बीपीएससी पूछ लेता है, तो वहां से उसके कूटिंग में ऐसे सवाल डाल दिए जाते हैं। नहीं सभी होंगे, निर्वाचित सदस्य तो सभी है ना। हो गया भाई, इतनी बात समझ आ गई। आगे देखिएगा, अब हेडिंग बनाइएगा यहीं पर अनुच्छेद 55 की बात करेंगे, और इसको ना भाई देख लीजिए, सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा प्लीज,
ध्यान से पढ़िएगा प्लीज, ठीक ना। ये नहीं कि सर दोबारा से बताइए, क्योंकि जब मैं एक बार बता दूंगा ना तो दोबारा बताऊंगा तो आपके पास इतना समय नहीं है, और दोबारा बताने में जितना मैं बताकर मेहनत करूंगा उतना मेहनत फिर करना पड़ जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग या तो इसका वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, अनुच्छेद 55 का, या तो ध्यान से अभी समझ लीजिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए जितना इंपॉर्टेंट नहीं है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आपको पता होना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे लड़ा जाता है और भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की काउंटिंग कैसे की जाती है। तो ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। तो बस अनुच्छेद 55 को ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि पूरे संविधान का सबसे टिपिकल पार्ट है अनुच्छेद 55। अब देखिए राष्ट्रपति जब वोट पड़ रहा है राष्ट्रपति को, तो एक प्रदीप कुमार जी हैं जो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है कि मनोनीत होता है ना। तो जब भैया किसी को वोट दिया जाएगा तो वो निर्वाचित होता है ना। देखिए आप लोग जब ऐसा सवाल पूछेंगे कि राष्ट्रपति निर्वाचित करते हैं तो वो निर्वाचित होगा, उसमें पूछने की जरूरत ही नहीं है। बात करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति या प्रक्रिया, है ना। अगर कोई आपसे पूछे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया या रीति को कहां से लिया गया, तो कहिएगा इसे आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को कहां से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है। अब देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है, तो यहां पे हम कहेंगे हस्ताक्षरी, हस्ताक्षरी, एकल मत, एकल मत, अनुपातिक, अनुपातिक, प्रतिनिधित्व, 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 संक्रमणीय, संक्रमणीय, प्रणाली द्वारा, प्रणाली द्वारा। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाता है अनुपात संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किया जाता है। अब देखिए भाई हस्ताक्षरी, आप में से कितने लोगों ने वोट दिया भाई, जितने लोगों ने वोट हस्ताक्षरी, आप में से कितने लोगों ने वोट दिया भाई, जितने लोगों ने वोट दिया होगा वो सभी लोग मतदान सेंटर पर जैसे ही गए होंगे अपने वोटर लिस्ट के में जहां उनका नाम रहा होगा, जैसे बहुत सारे लोग अंग्रेजी वाले हैं। अच्छा बेटा जैसे आप मुझे कह रहे हो गुरुजी कुछ अंग्रेजी लिख दिया करो, है ना। तो क्या आप लोग थोड़ा भी हिंदी नहीं जानते। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति या प्रक्रिया, तो प्रोसेस ऑफ इलेक्टेड टू प्रेसिडेंट, ठीक है ना। क्या प्रोसेस है राष्ट्रपति को वोट देने की या राष्ट्रपति बनने की, ये बात आपको नहीं आ रही, समझ आ रही। हस्ताक्षरी का मतलब है सिग्नेचर करेंगे आप, एकल का मतलब है आप सिंगल मतदान करेंगे, अनुपातिक का मतलब होता है रेशियो में रहेगा, प्रतिनिधित्व का मतलब है लीडरशिप होगी। ठीक है भाई। और भाई मेरे ना आप जो कह रहे हैं कि गुरुजी का हिंदी मीडियम है हिंदी मीडियम है, कुछ भी पढ़ाने के लिए मैं चाहता तो पीपीटी लाता, हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिख के आपको पढ़ा के रख के चला जाता। आज के टाइम पर यदि कोई व्यक्ति हवन करेगा तो हाथ उसी का जलेगा, यानी जो व्यक्ति भला करेगा बुरा भी वही बनेगा। और आप लोग जिस तरह से टाइम पास करते हो ना, सच बता रहा हूं कि बाद में तुम लोग यही बोलोगे कि सिलेबस पूरा नहीं हुआ इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और अगर इंग्लिश में एक बार मैं हिंदी बताऊं फिर एक बार इंग्लिश लिखूं, दो बार लिखूंगा तो मैं कितना सिलेबस तुम्हारा पूरा कर पाऊंगा यार। खुद थोड़ी भी मेहनत नहीं करना चाहते। चलो भैया हस्ताक्षरी यानी कि आप जब मतदान करने गए होंगे तो सिग्नेचर करे होंगे, है ना भैया। एकल मत यानी आप केवल अपना वोट देके आए होंगे, अपने घर भर का वोट नहीं दिया होगा, या आपने अपने किसी क्षेत्र के सभी विधायकों को वोट नहीं दिया होगा, एक ही व्यक्ति को एक ही मत देकर के आते हैं, ठीक है। अनुपातिक, अनुपातिक का मतलब रेशियो, यानी इनके चुनाव में वोटों की वैल्यू निकाली जाती है, वो रेशियो में चलता है। प्रतिनिधित्व का मतलब होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होता है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि इसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, ठीक है भैया। संक्रमण प्रणाली क्या होता है, तो वो बाद में मैं संक्रमण फैलाऊंगा तो दिखाऊंगा कि कैसे संक्रमण फैलता है। सबसे पहले हम एक हेडिंग बनाएंगे, विधानसभा सदस्यों के वोटों का वैध मत। विधानसभा के सदस्यों का वैध मत, यानी इनके वोटों की कीमत निकाली जाती है जनता के अनुपात में, यानी उस राज्य के मतदाता के अनुपात में एक विधानसभा सदस्य के वोट की वैल्यू कितनी होगी ये आपको निकाली जाती है, ठीक है। यहां पे देखिएगा राज्य की कुल जनसंख्या, देखिए यहां पे राज्य की जो कुल जनसंख्या होगी ना जो मतदाता सूची में होगी, राज्य की कुल जनसंख्या बटे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, बटे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य गुणे 1/1000, गुणे 1/1000। क्लियर है भाई। तो विधानसभा के सदस्यों के वोटों की वैल्यू निकाली जाती है कैसे भाई, राज्य की जितनी जनसंख्या ने वोट दिया होगा उस जनसंख्या में जितने लोग निर्वाचित विधायक होंगे उनका भाग दे देंगे, और इन निर्वाचित विधायकों की संख्या में 1000 का गुणा कर देते हैं, तो एक विधायक के वोट की कीमत निकल करके आ जाएगी, यानी एक एमएलए की कीमत निकल करके आ गई, ठीक है। अब हम एमपी की कीमत निकालेंगे, तो यहां पे आप कहेंगे संसद सदस्यों के वोटों का वैध मत,
संसद सदस्यों के वोटों का वैध मत क्या होता है? तो यहां पे कहेंगे विधानसभा, सभी विधानसभा सदस्यों का, विधानसभा सदस्यों का वैध मत बटा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, इनसे भाग दे देंगे। यहां पे एक बात देखिएगा, ध्यान से देखना कि विधानसभा में सभी राज्यों के विधायकों का वैध मत एक जैसा होगा भाई। विधानसभा में सभी राज्य के विधायकों का वैध मत एक बराबर होगा, हाँ या ना? तो आप कहेंगे नोट करके, विधानसभा में सभी राज्य के सदस्यों का वैध मत अलग अलग होगा। याद रखिएगा भाई, क्यों अलग अलग होगा? तो हर राज्य की जनसंख्या अलग है, हर राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या भी अलग है, हर राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या भी अलग है कि नहीं भाई? बिहार की जनसंख्या कुछ और है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कुछ और है, उत्तर प्रदेश की सीटें कुछ और आती हैं, जबकि बिहार की सीटें कुछ और आती हैं, है कि नहीं? बात समझ में आ गई? चलिएगा, यहां पे एक बात और ध्यान दीजिए, नोट करके यहां पे लिखेगा। तो कहिएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वैध मत एक समान होगा, क्योंकि भाई एक साथ ही भाग दे दिया हमने, अलग अलग तो भाग दिया नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों को मिलाकर हमने इसमें भाग दिया है, तो इनका सदस्यों का कीमत जो है वो एक समान हो जाता है। देखिए एईडीओ के बैच में, अच्छा वो जो इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है वो क्या एईडीओ के बैच में चल रही है? क्योंकि मेरे पास एईडीओ का जो बैच आया है, उसमें जो मेरे पास शेड्यूल भेजी गई है हमारे मैनेजमेंट के द्वारा, वो शेड्यूल पर मैं एक बार चर्चा कर लूं भाई आपसे। चलिए भाई, मेरी क्लास के बाद 12:30 पे सुमित सर की क्लास है, बाकी कोई क्लास नहीं है, ठीक है भैया? चलिए छाप लीजिए भाई। ओके भैया, अब देखिए राष्ट्रपति को चुनाव जीतने के लिए कितना विजय मत चाहिए? तो यहां पे अगर राष्ट्रपति के चुनाव जीतने के लिए विजय मत की बात करें तो विजय मत कितना चाहिए होता है? तो कुल पड़े वैध मतों का आधा से एक अधिक। तो राष्ट्रपति को चुनाव जीतने के लिए कितने वोट चाहिए? तो जितना भी कुल वोटिंग पड़ी होगी उसका आधा से कुछ अधिक हो जाना चाहिए। क्लियर है भाई? अब यहां पे हमें देखना है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव होते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं 5 वोटों का एग्जांपल लेता हूं, ए बी सी, ये 3 राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, तो यहां पे वोटिंग पड़ेगी इनको। चलिए भाई यहां पे वोटिंग करवाते हैं। अब देखिए वोट देने गए, मान लीजिए इसमें से वोट देने के लिए वर्षा जी गई हैं। अब वर्षा जी क्या है? लोकसभा सदस्य हैं। इन्होंने कहा मेरा फेवरेट उम्मीदवार ए है, अगर ए नहीं जीतेगा तो बी, नहीं तो सी मजबूरी में देंगे। यानी जब ये वोटिंग करने गई तो इन्होंने जो वोट दिया वो वरीयता क्रम में दिया। इन्होंने जो वोटिंग करी है, इन्होंने वोटिंग किस क्रम में करी भाई? वरीयता क्रम में करी। यानी जितने चुनाव लड़ रहे हैं सभी को इन्होंने क्या कर दिया? वोट दे दिया। अब देखिए मान लीजिए कि अब वोट देने जीनत फिरदौस गई हैं। जीनत फिरदौस ने कहा मेरी पहली पसंद 2 बी है और दूसरी पसंद मेरी सी है और ए जो है तीसरी पसंद यानी मजबूरी है। क्लियर है? मान लीजिए अब वोट देने सबा मलिक जी गई हैं। सबा मलिक जी जब वोट देंगी तो कह रही है कि मेरी पहली पसंद ये, दूसरी पसंद ये और तीसरी पसंद ये है। अब मान लीजिए वोट देने के लिए दीपक भाई गए हैं। दीपक भाई ने कहा कि मेरी पहली पसंद ये, दूसरी पसंद ये और तीसरी पसंद ये है। मान लीजिए वोट देने अब कौन गया भाई? वनिता कुमारी चली गई, विनीता जी गई हैं। जब विनीता जी वोट देने गई तो इन्होंने कहा मेरी पसंद ये है, फिर मेरी पसंद ये है, फिर मेरी पसंद ये है। इस तरह इन्होंने वोटिंग करी है। ठीक, वरीयता क्रम में वोट दिया, पहली प्रायोरिटी किसी और को, दूसरी प्रायोरिटी किसी और की। क्लियर है? अब आते हैं काउंटिंग पर इनके। चलिए भैया, तो पहली बार जो काउंटिंग की जाती है वो प्रथम वरीयता पर करी जाती है। प्रथम वरीयता पर काउंटिंग करिए। अच्छा आप लोगों के हिसाब से कौन जीत रहा है भाई? आप लोगों के हिसाब से यहां पे राष्ट्रपति का चुनाव कौन जीत रहा है? आप लोगों के हिसाब से चुनाव कौन जीत रहा है? बी। चलिए अच्छा देखते हैं। अब देखिए प्रथम वरीयता में ए को कितने वोट मिले? तो प्रथम वरीयता में ए को वोटिंग जो मिली है वो 2 वोट मिले हैं। बी को प्रथम वरीयता में कितने वोट मिले? 2 वोट मिले बी को भी। ठीक, ये प्रथम वरीयता चल रही है। सी को कितना वोट मिला प्रथम वरीयता में? तो सी को प्रथम वरीयता में 1 वोट मिला। अब आते हैं द्वितीय वरीयता के आधार पे। अब एक बात समझिएगा, द्वितीय वरीयता की शुरुआत कब की जाती है?
तो द्वितीय वरीयता की शुरुआत तब की जाएगी जब सबसे कम मत पाने वाले को बाहर कर देंगे लड़ाई से। तो सबसे कम वोट कौन पाया? अभी प्रथम वरीयता में सी ने पाया है, तो अब सी हो गया लड़ाई से बाहर। अब देखते हैं द्वितीय वरीयता के आधार पे ए को कितना मिला और बी को कितना मिला है, उस पर अब हमें बात करनी है। अब यहां पे देखिएगा, बी को द्वितीय वरीयता के आधार पर ए को केवल एक वोट मिला है और बी को द्वितीय वरीयता के आधार पर कितना वोट मिला? तो 2 वोट मिला है। अब यहां पर एक पाए और ये 2 पाए हैं, तो इनकी वैल्यू निकालेंगे तो कुछ ना कुछ इनसे ज्यादा आएगी। तो यहां पे चुनाव कौन जीत रहा है? तो यहां पर चुनाव जीत गए बी, है ना भैया। और देखें, जब प्रथम वरीयता और द्वितीय वरीयता की काउंटिंग की जाती है तो प्रथम वरीयता के वोटिंग वैल्यू ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा, फिर द्वितीय वरीयता की वोटिंग वैल्यू होती है, फिर द्वितीय वरीयता की वोटिंग वैल्यू होती है, फिर तृतीय वरीयता की वोटिंग वैल्यू होती है। तो अब यहां से आपने विजेता किसे बना दिया? बी को बना दिया। बात समझ में आ गया? क्लियर है? एक बार द्वितीय वरीयता के आधार पर काउंटिंग की गई थी भारत में, वो बीबी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी का चुनाव था, है ना। और इनके चुनाव में नीलम संजीव रेड्डी ने उच्चतम न्यायालय का सहारा भी लिया था कि हमारे चुनाव में धांधली हुई है, ये फेयर चुनाव नहीं है, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार, सबसे मजबूत पार्टी कांग्रेस, लेकिन बीबी गिरी कैसे जीत रहे हैं जबकि वो तो निर्दलीय है। उसकी कहानी अलग थी, वो इंदिरा गांधी ने फेरबदल करा दिया क्योंकि इंदिरा गांधी को बीबी गिरी पसंद नहीं थे। चलिए, निर्वाचन समझ आ गया भाई। अगर निर्वाचन समझ आ गया तो अब हेडिंग बनाइएगा अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति का कार्यकाल। हेडिंग बनाइएगा कार्यकाल। कार्यकाल, कार्यकाल में पहला बात आएगा, ठीक, कार्यकाल में पहली बात क्या आएगी? तो कहिएगा शपथ ग्रहण या पद ग्रहण से, शपथ ग्रहण या पद ग्रहण से 5 वर्ष तक, शपथ ग्रहण या पद ग्रहण से कितना दिन तक भाई? शपथ ग्रहण से या पद ग्रहण से 5 वर्ष तक। क्लियर है भाई? हाँ मनीषा बेटा, वो दूसरा चुनाव था नीलम संजीव रेड्डी का, जिसमें नीलम संजीव रेड्डी के खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़ा था, ठीक है ना। तो नीलम संजीव रेड्डी का वो दूसरा चुनाव था, पहला चुनाव जब वो बीबी गिरी के साथ लड़े थे तो हार गए थे, ठीक है भैया। चलिएगा, आइए। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो शपथ ग्रहण से कितने दिन तक चलता है? 5 वर्ष तक। यदि कोई राष्ट्रपति बीच में ही त्यागपत्र दे दे या महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उन्हें हटा दिया जाए या उनकी मृत्यु हो जाए, तो जो नवनिर्वाचित आएगा, जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति आएगा, वो अभी शेष कार्यकाल के लिए नहीं आता, वो भी 5 साल के लिए आता है। जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति आता है वह शेष कार्यकाल के लिए नहीं आता, वो भी 5 साल के लिए चुना जाएगा। यानी जो गांव के प्रधान या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का जिस तरह का कार्यकाल होता है उस तरह का कार्यकाल इनका नहीं होता। यानी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति वो फिर से 5 साल ही चलेगा, ठीक है भाई। दूसरा देखिएगा, इससे पहले उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर पद छोड़ सकेगा। यानी कि सिंपल सी बात करें तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। एक बात नोट करके लिखिएगा कि राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को देगा। यानी उपराष्ट्रपति सबसे पहले किसको बताएगा कि राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया है? तो उपराष्ट्रपति सबसे पहले यह सूचना लोकसभा अध्यक्ष यानी जनता के प्रतिनिधित्व वाले सदन को देगा कि राष्ट्रपति महोदय ने त्यागपत्र दे दिया है। क्लियर है भाई? तीसरे पॉइंट पे आते हैं। अच्छी बात बताइएगा भाई, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा कितने व्यक्ति को पद से हटाते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा कितने व्यक्ति को पद से हटाते हैं? महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। तो महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। मेरा एक सवाल है कि महाभियोग प्रक्रिया द्वारा कितने व्यक्ति को पद से हटाते हैं, है ना। चलिए भाई, मेरे उस सवाल का जवाब नोट में लिखिए, आप लोग नोट करके लिखिएगा। महाभियोग द्वारा केवल एक व्यक्ति राष्ट्रपति को पद से हटाते हैं। अन्य व्यक्ति जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, कैग अध्यक्ष को महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा हटाते हैं। तो उसे हम महाभियोग प्रक्रिया नाम नहीं दे सकते, इनको हम महाभियोग जैसी एज लाइक इंपीचमेंट हटाते हैं, है ना। इन्हें हम महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा यानी एज लाइक इंपीचमेंट हटाते हैं, ना कि इन्हें हम महाभियोग से हटाते हैं।
सर पहले उपराष्ट्रपति ने 2 साल काम करके त्यागपत्र दे दिया, अब नया उपराष्ट्रपति आए तो कितने साल के लिए रहेंगे? तो 5 साल के लिए, क्योंकि नया उपराष्ट्रपति आएगा तो वह भी शपथ ग्रहण करेगा या पद ग्रहण करेगा, फिर 5 साल तक चलेगा। इसमें कोई मन में संदेह या डाउट फूट रहा हो, आपके कोई भी मन में गुबार फूट रहा हो तो पूछ सकते हैं। देखिए मैंने कहा मैं थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाता हूं, हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका आसान लगता होगा, हो सकता है कुछ लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा टिपिकल लगता होगा, ठीक है। तो महाभियोग प्रक्रिया द्वारा कितने व्यक्ति को पद से हटाते हैं? तो केवल एक व्यक्ति को पद से हटाते हैं। क्लियर है भाई? नहीं भैया, उपराष्ट्रपति पर कहां से महाभियोग लगेगा? ओनली प्रेसिडेंट। क्लियर भाई? हो गया भाई? चलें आगे। चलिए 56 के बाद अब हेडिंग बनाइएगा अनुच्छेद 57, थोड़े छोटे छोटे अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन, पुनः निर्वाचन। तो देखिए भैया, एक व्यक्ति भारत में कई बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकेगा, राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकेगा। नोट, अब तक सबसे अधिक बार भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। कितनी बार भाई? 2 बार। हेडिंग बनाइएगा अनुच्छेद 58 के बाद 59, अनुच्छेद 59 की जब हम बात करेंगे तो इसमें हम बात करते हैं राष्ट्रपति पद की शर्तें। राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तें बताई गई हैं, 2 शर्तें केवल देखेंगे। पहली शर्त है कि कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के वेतन भत्ते में कमी नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान वेतन भत्तों में कमी नहीं किया जाएगा, ठीक भैया। तो इनके वेतन भत्ते में कोई भी कटौती या कोई भी कमी नहीं की जाएगी, ठीक है भैया। दूसरा देखिए, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनने से पहले किसी अन्य पद पर हो तो राष्ट्रपति बनते ही पूर्व वाला पद खाली हो जाएगा। राष्ट्रपति बनते ही पूर्व वाला पद खाली हो जाएगा। जैसे कि वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड राज्य की राज्यपाल थी। जैसे ही वो राष्ट्रपति बनी, राज्यपाल का पद अपने आप क्या हो गया भाई? खाली हो गया, ठीक है। तो समाप्त नहीं होता, पूर्व वाला पद क्या हो जाता है? तो पूर्व वाला पद खाली हो जाता है। क्लियर है भाई? देखिए मैं अपने आप को बेस्ट मास्टर तब मानूंगा जब मेरा पढ़ाया हुआ एईडीओ की परीक्षा में आएगा 90%, ठीक ना। चलिए, अगर मेरा पढ़ाया हुआ 90% एईडीओ की पेपर में मैच कर गया, उस दिन आप बताएगा कि पॉलिटी में प्रभु सर ने बढ़िया पढ़ाया था और उनका पढ़ाया हुआ मेरी परीक्षा में आया था। जब कोई टीचर आपका क्या करा रहा होगा? रिव्यू करा रहे होंगे तब। क्लियर है भाई? महाभियोग और महाभियोग जैसी प्रक्रिया के बीच अंतर स्पष्ट करना है। तो महाभियोग प्रक्रिया में संसद के दोनों सदन शामिल होते हैं, लेकिन महाभियोग जैसी प्रक्रिया में संसद के दोनों सदन के साथ साथ राष्ट्रपति भी शामिल हो जाता है। ये मैं आपको पढ़ाते हुए जब उनके कार्यकाल पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। क्लियर है भाई? चलिए, अनुच्छेद 57, 58, 59 के बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 60 की। अनुच्छेद 60 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति पद के लिए शपथ, ठीक है भाई। शपथ में मैं 2 बातें केवल बताऊंगा। इनको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। इनको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाया जाता है, ठीक है भैया। राष्ट्रपति ईश्वर की शपथ लेते हैं, संविधान की शपथ नहीं लेते। राष्ट्रपति ईश्वर की शपथ संविधान की रक्षा के लिए लेते हैं, संविधान की रक्षा के लिए लेते हैं। क्लियर है भाई? बाकी सभी लोग संविधान की शपथ लेते हैं कि हम संविधान के निर्देशों का पालन करेंगे और इसके आदेशानुसार कार्य करके अपने राज्य को अक्षुण्ण रखेंगे। ऐसी शपथ सभी लोग लेते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति और राज्यपाल शपथ लेते हैं तो राष्ट्रपति और राज्यपाल ईश्वर को साक्षी मानकर संविधान की रक्षा करेंगे की बात करते हैं। क्लियर है भाई? तो यह सवाल भी परीक्षा में आ चुका है और आपने पढ़ा होगा कि अनुसूची 3 में राष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ का प्रारूप नहीं दिया गया है। सर हम सचिन के स्टूडेंट हैं लेकिन पॉलिटी से इस करवा दिया आपने, मतलब भैया मैं ये समझा नहीं, साइंस के स्टूडेंट है, सॉरी। चलिए भैया, अनुच्छेद 61 को कल पढ़ेंगे, आज 62 खत्म कर देते हैं। तो हेडिंग बनाते हैं अनुच्छेद 62, 62। अनुच्छेद 62 की जब हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 62 में है, तो 62 में कहेंगे राष्ट्रपति का पद अधिकतम
अधिकतम 6 माह में भर लिया जाना, अधिकतम 6 माह में भर लिया जाना अनिवार्य। राष्ट्रपति का पद अधिकतम 6 माह में भर लिया जाना अनिवार्य। अब इसका मतलब क्या निकलेगा? तो देखिए राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रह सकता, तो इसका मतलब तो एक आप निकाल रहे होंगे कि राष्ट्रपति का पद 6 महीना तक खाली रह सकता है। और दूसरे निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, तो दूसरा निष्कर्ष होता है कि अर्थात कार्यवाहक राष्ट्रपति, क्योंकि जब राष्ट्रपति का पद खाली रहेगा तो इनकी जगह कौन आएगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 माह का होगा, 6 माह का होगा। दूसरा चीज, राष्ट्रपति का पद तब तक खाली नहीं होगा जब तक नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ना आ जाए, यानी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर बैठा है तो 5 साल से अधिक समय तक भी राष्ट्रपति बन सकता है। क्लियर है भाई? चलिए, तो ये रहा आपका आज का पूरा चिट्ठा ब्यौरा। हेडिंग बनाइएगा अनुच्छेद 61, महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया। पुस्तक में लिखिएगा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, प्रक्रिया लिखिएगा। इसे अमेरिका से लिया गया है, इसे अमेरिका या यूएसए से लिया गया है। बस आज के लिए इतना ही रहेगा, इसे अमेरिका या यूएसए से लिया गया है। अनुच्छेद 61 कल पढ़ाऊंगा। दीपक भारती जी कह रहे हैं कि गुरु जी आप बढ़िया संविधान पढ़ाते हैं, लेकिन बेटा आप अच्छे से पढ़े नहीं, है ना? आपने अच्छे से पढ़ा नहीं, इसलिए 58 कहने की मिस हो गया है, जबकि मैंने अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 52, 53 उसके बाद 58 पढ़ाया है, यानी योग्यता पढ़ाया है। ठीक है भैया? तो आप ध्यान से अगर नोट्स बनाए होंगे तो वहां देखिएगा। ठीक है, तो कल हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे अनुच्छेद 61 को। अनुच्छेद 61 थोड़ा सा मैं डिटेलीकरण करता हूं क्योंकि यहां से भी कुटिंग में सवाल बनेंगे आपके। ठीक है, तो कल इस पर हम चर्चा करेंगे, यानी कल राष्ट्रपति टॉपिक और अच्छा समय बचा हमारे पास तो उपराष्ट्रपति टॉपिक, ये दोनों फिनिश कर दूंगा मैं, है ना? फिर परसों आपका संघीय कार्यपालिका खत्म हो जाएगा। इसी हफ्ते में आपका संसद तक मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा शनिवार तक, ताकि संडे में जब मैं पढ़ाऊं तो आपको न्यायपालिका, पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, ये टॉपिक आपका फिनिश कर दूं। फिर उसके बाद मेरे पास 3 दिन का समय बचेगा, 29, 30, 31, तो काफी हद तक सिलेबस नियंत्रण में आ जाएगा, है ना? तो चलिए, काफी मेहनत करी गई है और मुझे लगता है कि 31 तारीख तक मैं संविधान का 95% हिस्सा आपको कंप्लीट कर दूंगा। 2-4% कुछ बच जाएगा तो उसे मैं किसी दिन भी विविध में आकर के सवालों के माध्यम से या किसी माध्यम से करवा दूंगा। एमसीक्यू भी एक दिन करवाऊंगा, चिंता नहीं करनी है। एमसीक्यू पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2-250 क्वेश्चन 2 घंटे में मैं आपको दिखा के चला जाऊंगा कि जो मैंने पढ़ाया है वहां से आ रहे हैं प्रश्न। ठीक है, तो आपका पीवाईक्यू बीपीएससी प्री का करा दूंगा। ठीक है ना? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।